नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रैटेजिक प्रिपेयरनेस, इंडियाज स्ट्रैटेजिक प्रिपेयरनेस टू काउंटर चाइनीज इनकर्शन। स्ट्रैटेजी पर बात करने के पहले मैं एक दो बात साफ कर देना चाहता हूँ। वो ये कि 1962 में जो इंडिया पराजित हुई थी तब इंडिया की फ़ौज चाइना से अधिक मजबूत थी, अधिक ऑर्गेनाइज थी, फिर भी हम पराजित हुए। और तब से लेके 2020 तक चाइना हमारी टेरिटरी के अंदर आता रहा। तो या तो हम पराजित होते हैं या चाइना हमारे टेरिटरी के अंदर आता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? मेरे विचार में इसका कारण है कि हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। थोड़ी सी तेवर दिखानी चाहिए कभी कभी। तेवर दिखाना हर जगह ख़राब नहीं होता है। उनको लगे कि हाँ इंडिया लड़ भी सकता है, लड़े या ना लड़े, लेकिन दिखाने में क्या हर्ज है, ये होना चाहिए ना। और दूसरी बात, चाइना की जो फौज है उसको कहते हैं PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। पीपल्स लिबरेशन अगेंस्ट whom? People will fight, that understand, but against whom to liberate? किसके खिलाफ? तो उनको साफ बात समझ लेनी चाहिए कि वो कम्युनिज्म है। वो कैपिटलिज्म से दुनिया को लिबरेट करने के लिए, आज़ाद करने के लिए कम्युनिज्म स्थापित करना चाहता है। इसीलिए उसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइना में फौज नहीं, लिबरेशन आर्मी है वहाँ। तो वो विस्तारवादी सिर्फ नहीं है, दूसरे की ज़मीन हथिया करके अपना विस्तार करें, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजी का भी विस्तार करते हैं। तो चाइना इज नॉट मियर a territorial expansionist. China is also ideological expansionist. ये बात समझ में आनी चाहिए। जब चाइना कम्युनिस्ट है और उसको बढ़ाना चाहता है हिंदुस्तान की तरफ या और जगह, तो फिर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया की तरह, वो हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं होता है? पिछले 5-6 साल से और भी लोग बोलना कम हो गए हैं। थोड़ा रसिया बोले हैं और फ्रांस भी बोले हैं, अमेरिका भी बोले हैं, अपने अपने कारणों से बोले हैं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। लेकिन जो भी हो, उनको खड़ा होना चाहिए ना। तो एक बीच में जो घटना हुई वो ये कि अमेरिका के पहले वाले प्रेसिडेंट थे मिस्टर ओबामा, जो इंडिया आए थे और जाते समय बोल के गए थे कि एक बात ध्यान रखना, इंडिया मस्ट नॉट अडॉप्ट ए पॉलिसी ऑफ सेक्टेरियनिज्म। ये सेक्टेरियनिज्म जो है, इसके चलते बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्री हमसे खफा हैं। ये बात सच है। व्हाट दे हैव द फीलिंग दैट डेमोक्रेसी एंड सेक्टेरियन सिस्टम बोथ कैनॉट गो टुगेदर। या तो आप डेमोक्रेसी रहेंगे या सेक्टेरियन रहेंगे, दोनों नहीं चलेगा। तो ये कारण हुआ जो हम पॉलिटिकली कमज़ोर थोड़ा हुए दुनिया में। अभी ये ठीक है कि चाइना आइसोलेट हो गया है, चाइना तो हम आइसोलेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम उतना भी सबके साथ नहीं है जितना होना चाहिए था। इस पर दोबारा समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि चाइना जो अभी आया हुआ है यहाँ पर लद्दाख में, अभी गलवान जो आया हुआ है, गलवान में वापस जाने के लिए नहीं आया है, मैं ऐसा समझता हूँ। वापस आने नहीं आया है क्योंकि वो कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। वो रहने आया है। क्यों रहने आया है? उसको डर हो गया है कि इंडिया काफ़ी वहाँ डेवलपमेंट कर रहा है, रोड का, एयरपोर्ट का, ब्रिज का, और वो जो उसका 2 वाइटल इंटरेस्ट है, बड़ा इंटरेस्ट है, रोड, बेल्ट एंड रोड का और इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वो सब का सब बेकार हो जाएगा। उनको किसी भी सूरत में उस दोनों वाइटल प्रोग्राम को बचाए रखना है। वो जब रूट जो है, उसका कॉरिडोर जो रास्ता है, वही अक्साई चीन के बगल से और POK के अंदर से गिलगिट और बाल्टिस्तान के बगल से पाकिस्तान जाने का है। फिर वहाँ पूरी दुनिया में फैलाना है उनको दोनों चीज़। कॉरिडोर तो सिर्फ पाकिस्तान तक का है जैसा वो कहते हैं, लेकिन बेल्ट और रोड तो पूरी दुनिया में फैलाना है उसको। ये दोनों के लिए वो इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, तो चाइना को डर है कि इंडिया रोक देगा हमको।
अक्साई चीन भी इंडिया का ही एरिया है, काराकोरम इंडिया का एरिया है, ट्रैक जंक्शन जो है वो इंडिया का ही एरिया है। तो इंडिया को अंदर नहीं जाने देगा पाकिस्तान की तरफ, दोनों प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा। तो हर हालत में चाइना कोशिश करेगा कि लड़ाई भले ना हो, युद्ध भले ना हो, लेकिन लगातार प्रेशर दे करके वहाँ हम बने रहेंगे और इंडिया की ये चलने नहीं देंगे हम। अगर प्रेशर देने का ही टैक्टिस है तो चाइना हो सकता है सोच रहा हो कि अकेले क्यों, प्रेशर पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी इंडिया को दिला देंगे, नेपाल के बॉर्डर पर ही दिला देंगे। अगर ऐसी सूरत हुई, ऐसी नौबत आई, तो इंडिया के लिए, इंडिया पर जो प्रेशर होगा वो तीनों बॉर्डर पर होगा। तीनों बॉर्डर की लंबाई करीब करीब 9000 किलोमीटर लंबा है। इफ़ यू काउंट ऑल टुगेदर पाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल स्टेट बॉर्डर एरिया, टोटल इज कमिंग अराउंड 9000 स्क्वायर किलोमीटर। और 9000 किलोमीटर के लिए इंडिया की 13 लाख फौज उसको गार्ड करेगी, उसको देख रेख करेगी। और दूसरी तरफ एरिया उतना ही है, ये फौज 3 देश का होगा। तीनों देश की फौज करीब करीब 32-33 लाख होती है। एक तरफ 32-33 लाख की फौज और दूसरी तरफ 13 लाख की फौज। ये थोड़ा सुनने में भी अटपटा लगता है। हो सकता है पाकिस्तान और या नेपाल उनके साथ ना चले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कुछ भी मूव चल सकता है। जब चाइना जैसा दुश्मन हो तो किसी भी स्टैंडर्ड पर जा सकता है, इसको मान के चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ फिर इंडिया का मूव क्या होगा? इंडिया कभी भी समर्पण तो बिल्कुल नहीं करेगा, इतनी बात तो तय है। इंडिया लड़ना जानता है, अब जाके समझ में आई है, और लड़ेगा भी, लेकिन कैसी लड़ाई होगी, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगा, ये समझने की बात है। एक तो ये हो सकता है कि नेपाल को डर है, इसी कारण से चाइना के साथ गया है कि इंडिया जो है हमारी सरकार को गिरा देगी, इंडिया की सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार को गिरा देगी। तो इंडिया कहना चाहिए भाई हम नहीं गिरा रहे हैं आपकी सरकार, हमारा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है। दूसरी बात, उसको डर है कि वहाँ के राजा को वापस ले आएगा इंडिया। नेपाल में नेपाल के राजा जो 2008 में राजतंत्र खत्म हो गया, उसको वापस ले आएगा, और साथ में हिंदू स्टेट भी नेपाल को वापस ले आएगा। तो इंडिया कह देनी चाहिए भाई हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, आप इसके लिए परेशान होकर के चाइना या इधर उधर आप ना जाएं, हमारी दोस्ती रही है, दोस्ती बरकरार रखिए, चाइना से भी रखिए, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि इंडिया आपकी सरकार गिरा देगी या इंडिया की सरकार जो है वो फिर से हिंदू स्टेट ले आएगी या राजा के ले आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आप एक बार कह के देखिए और तब देखिए कि पॉलिटिकल रिएक्शन वहाँ क्या होता है। मुझे लगता है कि एक बड़ा औजार है वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, वहाँ की पार्टी को साथ लेने का, इवन अपोजिशन को भी साथ लेने का, कि इंडिया ये चाल चल रहा है। वहाँ के होटल में, वहाँ के गेस्ट हाउस में, हर जगह ये इंडिया के एजेंट बैठे हुए हैं हमारी सरकार को गिराने के लिए। अगर इंडिया ये मूव कर दे तो देखना पड़ेगा कि इसका क्या रिएक्शन होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को डर है कि 1972 में जो शिमला के साथ एग्रीमेंट हुआ था इंडिया का, उसमें कहा गया था कश्मीर का इशू जो है बायलैटरल स्तर पर, दोनों द्विपक्षीय स्तर पर हम इसको हल करेंगे। इंडिया शायद अब नहीं मानेगा वो, ये जो नई सरकार आई है इंडिया की 2014 के बाद से, वो मिलिट्री, वो सेना के बल पर पीओके हमसे छीन लेगी, बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं करेगी। तो इंडिया कहनी चाहिए ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, हम सेना के बल पर हम नहीं लेने वाले हैं। आप टेररिस्ट वहाँ से मत भेजिए, हम कोई सेना का एक्शन नहीं लेंगे। हमारा और आपका जो समझौता होगा कश्मीर पर वो बायलैटरल होगा, दोनों साथ बैठ के करेंगे, कहने में कोई हर्ज नहीं है। इंडिया चाइना को भी कह सकता है कि हम रोड और बेल्ट और रोड में हम ज्वाइन करेंगे आपका, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप हमको एक्सेस दीजिए नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाने का, आगे जाने का, उसी गिलगिट, उसी पीओके और गिलगिट और बाल्टिस्तान होते हुए, जहाँ पर कि आगे जाके अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान का ट्राई जंक्शन है, वहाँ इंडिया को एक्सेस दीजिए जाने का, ताकि इंडिया सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की तरफ जा सके, अफगानिस्तान जा सके, और फिर आगे वेस्ट एशिया भी जा सके। अगर इंडिया को ये मिल जाता है तो क्या हर्ज है? एक स्ट्रेटजी हो सकती है इसी कि पाकिस्तान को आश्वस्त करें कि हम मिलिट्री एक्शन नहीं लेने जा रहे हैं, आप निश्चित रहें, बायलैटरल जो है वही चलेगा। चाइना को कहें कि हम साहब
बेल्ट और रोड में ज्वाइन कर सकते हैं। आपका रास्ता हम नहीं रोकेंगे, आप जाइए पीओके होकर के, लेकिन हमको भी रास्ता दीजिए। आप नॉर्दर्न एरिया वही एरिया है जब अंग्रेज़ों के टाइम में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। तो अगर ये इंडिया को मिल जाता है वो एक्सेस, और नेपाल अगर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है इंडिया के अगेंस्ट में, और पाकिस्तान थोड़ा, तो फिर चाइना जो है उसका पर्पस भी चाइना का हल हो गया कि हाँ रास्ता उसको मिल गया बेल्ट एंड रोड का और कॉरिडोर का। इंडिया को भी एक्सेस मिल गया ऊपर जाने का, जो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़रूरी है इंडिया के लिए। और तीसरी बात कि पाकिस्तान भी खुश होगा कि हम मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा, दोनों बैठ के समझौता करेंगे फ्यूचर में, तो ये मूव हो सकता है। ये सारी बातें और आगे बढ़ाने के लिए, ये तो पहला पार्ट हुआ स्ट्रेटेजिक प्रिपेयरनेस का। दूसरा पार्ट मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा आपसे। थैंक यू सो मच।